हेलो। तो एमसीक्यूज के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो थे उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन स्टील इज मोस्ट वेल्डेबल। देखो वेल्ड एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है। वेल्ड एबिलिटी सबसे अच्छी उसके लिए होगी जिसमें कार्बन कंटेंट जितना कम होगा। ठीक है, तो 0.15, 0.30 पॉइंट इसमें सबसे कम कार्बन किस में है, पहले वाले में। ठीक है, तो हमारा पहला वाला आंसर हो जाएगा कि 0.15% कार्बन स्टील की बिल्ड एबिलिटी सबसे अच्छी होती है। ओके, अगला है द टेम्परेचर ऑफ द प्लाज्मा टार्च इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते लेकिन ऑर्डर। ठीक है, तो जो प्लाज्मा टार्च होती है उसमें काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है उसका, तो वो होता है कितना है, वो होता है 33,000 के अप्रॉक्स। अगला क्वेश्चन, आर्क लेंथ इन आर्क वेल्डिंग शुड बी इक्वल टू, जो आर्क लेंथ होती है आर्क वेल्डिंग में, ठीक है, जो आर्क भी जल रही होगी उसकी भी कुछ लेंथ होगी, तो वो मतलब कितनी होनी चाहिए आइडियली। तो जो भी आपका इलेक्ट्रोड है उसका जो डायमीटर है, ठीक है, उसके अगर वो बराबर है तो वो अच्छी मानी जाती है। तो हमारी जो आर्क लेंथ है वो रॉड डायमीटर के बराबर होनी चाहिए, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है आर्क स्टेबिलिटी इज बेटर विद एसी वेल्डिंग, डीसी वेल्डिंग, दोनों से, या फिर स्पेशली डिजाइन वेब फॉर्म, या फिर रेक्टिफाइड सप्लाई से। तो एसी वेल्डिंग जो होती है वो अच्छी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें एक और भी फिनोमेना होता है, मतलब वो क्लीनिंग भी करता रहता है। ठीक है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी को अच्छा मानते हैं एसी की। आंसर ए सही होगा। अगला है इन आर्क वेल्डिंग इफ आर्क इज टू शॉर्ट इट विल रिजल्ट इन, तो वो अगर जो आपका इलेक्ट्रोड है और इसकी जो आर्क है बहुत ही कम है, ठीक है, बहुत छोटी आर्क है, तो इससे क्या समस्याएं पैदा होंगी। इलेक्ट्रोड स्टिकिंग इन द बेस मेटल एंड बेस मेटल आर नॉट मेल्टिंग एंड बीट रेस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्क लीडिंग द पुअर फ्यूजन एंड गैस एंड स्लैग होल। देखो अगर ये ऐसा है तो जो आपका जो इलेक्ट्रोड है वो इसमें मतलब स्टक हो जाएगा, चिपक जाएगा और यहीं पे एक होल सा बना देगा और बहुत ही बेकार फ्यूजन आएगा, मतलब समस्याएं पैदा होंगी। ठीक है, इसीलिए जो आर्क है उसको मेंटेन करके रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है इन आर्क वेल्डिंग इफ आर्क इज टू लॉन्ग, अभी बहुत छोटी होने की बात थी, अब आर्क बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तब क्या समस्याएं पैदा होंगी। फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज ग्लेबुलस इन द इरेगुलर पैटर्न बिकॉज ऑफ द बेंडरिंग ऑफ आर्क लीडिंग ऑफ पुअर फ्यूजन विद बेस एक मेटल होगा। ठीक है, तो बेस मेटल के साथ में एक फ्यूजन उसका है बहुत ही बेकार मिलेगा, ऊपर से आर्क जो है इधर उधर होती है तो सही से बिल्ड हो नहीं पाता है, तो ये समस्याएं पैदा होती हैं। अगला है 28 टू लो बिल्डिंग करंट इन आर्क वेल्डिंग गुड रिजल्ट इन, अगर बिल्डिंग करंट को आप बहुत कम रखोगे तो क्या समस्याएं पैदा होंगी। ठीक है, ये सारे मैंने अभी लास्ट लेक्चर में भी बताए जो डिफेक्ट थे बिल्डिंग के, उसी में कौन कौन सा डिफेक्ट किस किस समस्या की वजह से होता है, तो ये उन्हीं से क्वेश्चन उठ के आए हुए हैं। तो एक्सेसिव पाइलिंग अप, मतलब अगर जो करंट है बहुत कम होगा तो क्या होगा, एक्सेसिव पाइलिंग अप, डिस्टोर्शन भी इसीलिए होता है। विद बेल्ड मेटल, मतलब बेल्ड मेटल है जो एक पाइल अप मतलब होता है इकट्ठा होना, एक ही जगह पे इकट्ठा होता है, जो वहाँ से पिघल के गिर रहा होगा इलेक्ट्रोड से, उसका एक्सेसिव पाइल अप हो जाएगा। पुअर पेनिट्रेशन, मतलब पेनिट्रेशन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वेस्टेड इलेक्ट्रोड, और जो इलेक्ट्रोड है वो भी आपका बेफालतू में एक ही जगह पे इकट्ठा होकर वेस्ट होगा। हाँ, अगला है टू हाई वेल्डिंग करंट इन आर्क वेल्डिंग वुड रिजल्ट इन, अभी तक तो बहुत अगर लो करंट था तब समस्या क्या थी, अब बात हो रही है अगर बहुत ज़्यादा करंट है तब क्या समस्या होगी। तब वो वेल्डिंग तो करेगा यहाँ पे, लेकिन इतनी स्पीड से करता है कि मतलब छितरा सा जाएगा, स्पेक्ट्रस आ जाएंगे इसके चारों ओर। ठीक है, अंडर कटिंग अलॉन्ग द एज, और एज के अलॉन्ग कभी बार अंडर कटिंग आ जाती है। ठीक है, इरेगुलर डिपॉजिट्स हो जाते हैं और तब भी इलेक्ट्रोड जो है बेस्ट ही होगा। वहाँ पे एक ही जगह पे बेस्ट हो रहा था, यहाँ पे जहाँ पे हमें नहीं चाहिए वहाँ पे भी जा के ये बेस्ट हो रहा है। और अगला है टू फास्ट वेल्डिंग स्पीड इन आर्क वेल्डिंग वुड रिजल्ट इन, जब हमारी वेल्डिंग स्पीड है वो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो उसमें क्या समस्याएं पैदा होंगी। तो जो हमारा बीड है वो बहुत ही छोटा बनेगा, बेल्ड हमारा वीक रहेगा और इलेक्ट्रोड बेस्ट होगा। ठीक है,
तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलर मेटल इन ब्रेजिंग शुड बी अबव, कितना होना चाहिए, मतलब किससे ज़्यादा होना चाहिए, किस टेम्परेचर से, तो 420 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था 423 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें कोई वो नहीं होता है, इतना अप्रोप्रिएट रहता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, टू स्लो वेल्डिंग स्पीड इन आर्क वेल्डिंग वुड रिजल्ट इन, तो मतलब स्पीड अगर बहुत स्लो है वेल्डिंग की तब क्या समस्याएं पैदा होती हैं, तब हमारे लिए एक्सेसिव पायलिंग अप हो जाता है वेल्ड मेटल का, और ओवरलैपिंग विदाउट अ पेनिट्रेशन ऑफ एज, और फिर भी इलेक्ट्रोड जो है वो बेस्ट ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए वेल्डिंग स्पीड हमारी स्लो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड मटेरियल इज मेड ऑफ, जो इलेक्ट्रोड मटेरियल होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, वो कॉपर का बना हुआ होता है, ठीक है। और अगला है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। देखो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं बेल रॉड, ठीक है। डिटेल में मैं नहीं जा रहा, अलग से पढ़ाया है, तो उसे बेल रॉड बोलते हैं जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाती है। फ्लश बेड वेल्डिंग जो है वो क्या है, तो वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही एक टाइप है, फ्लश बेड वेल्डिंग, ठीक है। द सुटेबल वेल्डेड मटेरियल इन टिग वेल्डिंग इज, जो टिग वेल्डिंग होती है उसके लिए सुटेबल वेल्डिंग मटेरियल कौन सा होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस। ये इसमें कोई भी जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है वो बाहर तो जाता नहीं है, तो ये हम किस मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, जो हार्डली बेल्ट होते हैं, मतलब हार्डली बेल्ड होते हैं, इनकी वेल्डेबिलिटी कम होती है। तो ऐसे कौन से मटेरियल है, एल्युमिनियम भी है, स्टेनलेस स्टील की वेल्डेबिलिटी कम होती है और मैग्नीशियम की भी कम होती है। तो ये सारे के सारे ही हमारे जो हैं टिग वेल्डिंग से बिल्ड किए जाते हैं। अगला है हमारा द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन से इस्तेमाल करते हैं, तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टिग वेल्डिंग में तो होता नहीं है, जो भी मैंने बताया, ठीक है। थर्मिट वेल्डिंग में तो केमिकल रिएक्शन होती है, अब गैस में तो होता ही नहीं, तो एक ही बचा MIG यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो इसमें हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। अगला है प्री हीटिंग इज इसेंशियल इन दी वेल्डिंग फॉर, तो एक कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए हमें प्री हीटिंग मतलब ज़रूरी ही होती है, वरना यहाँ पे हम वेल्ड कर रहे होते हैं वहाँ पे कार्बन डिपॉजिट्स हो जाते हैं यहाँ पे और वेल्डिंग खराब हो जाती है, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ अ वेल्ड डिके अकर इन, तो जो वेल्ड डिके की समस्या उत्पन्न होती है वो हमारी होती है जब भी हम स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आई होप इससे आइडिया लगा होगा आपको कि किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा कवर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आपको सभी टॉपिक्स में का सबका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आपको दूँ, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें। जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं उसमें आपका जितना भी सिलेबस है उसे मैंने कवर किया है, तो उसी के हिसाब से पढ़ें। लेकिन उसमें से क्या पढ़ना है आपको, मतलब इसी जो मैंने ये MCQs बनाए हैं इनसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के हमें पढ़ना है। अब आपको जो भी न्यूमेरिकल टाइप है उसे आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं कि किस तरह से बिल्डिंग होती है, और कुछ जैसे कि कितने टेम्परेचर पे होता है ये याद कर लेना है, और मतलब कि इसमें क्या कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होता है, पोलैरिटी कैसी यूज होती है, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी है, मतलब याद कर रखनी है। जो वन लाइन क्वेश्चन जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। और जो जैसे न्यूमेरिकल टाइप है या कुछ प्रूव करने का है उनको आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आई होप आप अच्छा करेंगे। थैंक यू।